अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम 11th एंट्रेंस के PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद गुल्लेज़ अहमद है और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर हूँ। आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं बायो में, वो आवर एनवायरनमेंट है, क्लास 10th के लास्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लोएस्ट लेवल इन एन एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड जो होता है उसमें लोएस्ट लेवल पे कौन रहता है। एनर्जी पिरामिड अगर फूड चेन को अगर तुम बनाते हो ना, उसी को हम एनर्जी पिरामिड भी बोल देते हैं, क्योंकि वो पिरामिड शेप में होता है और उसमें एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। तो एनर्जी पिरामिड बनाएंगे कैसे, यानी एक फूड चेन तैयार कर लेते हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पे हम ग्रास को लिख लेते हैं। ग्रास जो कि एक प्रोड्यूसर होता है, जो क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। और ग्रास को खाने वाला हर्ब्स में नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि चलो क्या नाम है उसका, गोट। चलो काऊ भी ले सकते थे, और गोट ले लेते हैं। तो ये हमारा ये जो है कंज्यूमर है। अब इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और गोट को खाने वाले ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और ह्यूमन को कौन खा जाएगा, जंगल में गया ह्यूमन, शेर ने खा लिया, ठीक है, शेर ने खा लिया। चलिए, लाइन ने टपका दिया इंसान को, यानी लाइन इसमें क्या हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो ये एक फूड चेन बन गया। और फूड चेन में तुम देखोगे ध्यान से, तो ग्रास की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। वैसे मैंने बड़ा बनाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा। गोट छोटी, कम तादाद ह्यूमन है, उसके बाद लाइन इस तरीके से चलेगा। तो ओवरऑल जो नंबर्स अगर देखेंगे तो ऊपर जाते जाते नंबर्स भी छोटा होने लगता है, इसीलिए हम इसको पिरामिडल शेप में ऐसे भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एनर्जी के हिसाब से बात करें तो सनलाइट से जितनी एनर्जी आती है ना, जैसे सनलाइट है, यहाँ पे एनर्जी आती है, सनलाइट से यहाँ पे एनर्जी आती है। तो सनलाइट से 1% एनर्जी यहाँ पे आती है, और वो 1% एनर्जी हम मान लेते हैं कि 1000 जूल होगी, जो ग्रास के पास आया सनलाइट से। फिर इसका 10% ही आगे बढ़ेगा, इसका 10% आगे बढ़ेगा, मतलब लगभग 100 जूल 10% होगा। फिर इसके आगे जो बढ़ेगा वो 10%, तो ये 10 जूल हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेगा तो 10% बढ़ेगा। फिर 10% लॉ के हिसाब से ही एनर्जी फ्लो करती है फूड चेन के अंदर। इस हिसाब से हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। तो अगर एनर्जी का भी शेप देखें तो नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, फिर उसके ऊपर और कम है, फिर और कम है, इस तरीके से। जैसे प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, हमने इसको बड़ा बनाया, ठीक है। प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, अब कुछ होता तो क्वार्टनरी कंज्यूमर भी हो जाता। तो एनर्जी को देख रहे हैं, अमाउंट को हर ट्रॉपिक लेवल पर घटती जा रही है। तो शेप कैसा बना, पिरामिड शेप का हो रहा, इसीलिए हम इसको एनर्जी पिरामिड कहते हैं। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, ये एनर्जी ट्रांसफर जो होता है 10% लॉ के हिसाब से ट्रांसफर हो रही है। कह रहे हैं सवाल में क्या पूछ रहा है, आंसर क्या है होगा। सवाल में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल पे कौन होता है, ग्रास यानी प्रोड्यूसर हो रहा। ग्रास आपके पास ऑप्शन है, हम तो यहीं पर लगा के निकल सकते हैं। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते आए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक सेकंड। नेक्स्ट सवाल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एक एरिया है, किसी एरिया में ऐसे बना रहा है, कोई एरिया है, बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट भी आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, सभी लोग आ जाते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो यहाँ मौजूद है, नॉन लिविंग तो होगा,
जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये इसके बगैर तो लिविंग बींग रह नहीं सकते। ये नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करके जीते हैं, अपने जीवन को बसर करते हैं। तो फिर ये दोनों मिला के क्या बनता है, तो समझ में नहीं आया आपको, फिर से मैं बताता हूँ कि किसी एरिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? सिंपली हमारे पास उसका नाम है, वो है इकोसिस्टम। तो हमारा नाम है, उसका नाम है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमारा आंसर हो गया सी, इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच गैस इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? सभी जानते हैं कि CO2 से बड़ा ग्रीन हाउस गैस कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस में CO2 का इन्वॉल्वमेंट 60% होता है और मीथेन का इन्वॉल्वमेंट 20% होता है। और बाकी दुनिया की जहाँ की गैसेज है, जैसे कि H2 है, H2S है, जो भी है, वाटर वेपर है, वो बात की बात है। सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस में, वो CO2 है। तो मेजर ग्रीन हाउस गैस CO2 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैसे बिल्कुल ये थ्योरेटिकल है, ऐसे तो SST में होना चाहिए था। एनर्जी कैप्चर बाय ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एनर्जी कैप्चर होती है बाय ग्रीन प्लांट, वो कितनी होती है? अभी हमने शुरू में पहले क्वेश्चन में ही बात किए थे, जब हमने फूड चैन बनाया था, एनर्जी पिरामिड बनाया था, उसी दौरान बात किया था कि सनलाइट से एनर्जी जो ग्रीन प्लांट लेता है वो कितना लेता है? ग्रीन प्लांट लेता है किसी फूड चैन के अंदर, वो है 1%, केवल 1%। आंसर लगाएंगे 1%, 1%। ए आंसर हो हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन 5 हमको क्या कहता है कि इन 1987 में एक जो था ना, यूनैप हुआ था, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत इन्वायरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम से निपटा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स यानी कि CFCl की प्रोडक्शन की बात करें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, या इन्वायरमेंट में और तरह के पॉल्यूशन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाला एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड लेवल पे है, उसका नाम है यूनैप। 1987 में यूनैप ने एक एग्रीमेंट पे, जो CFC प्रोडक्शन को फ्रीज करने की जो एग्रीमेंट थी, उसके ऊपर सक्सीड किया था। लेकिन CFC प्रोडक्शन के फ्रीज करने के एग्रीमेंट कब आई? सवाल में ये पूछ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है? इन 1987 में यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनैप सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन। ये प्रोग्राम कब, ये एग्रीमेंट कब आया था, ये पूछ रहा सवाल में सिंपल। इसके बाद इसके ऊपर सक्सीड हुआ था 1987। 1987 में ये प्रोग्राम सक्सीड किया था किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर। इसका मतलब कि इससे पहले कौन आएगा? ये किया रहा आंसर, किया रहा, ये आंसर होगा। 1986 में CFC प्रोडक्शन की एक एग्रीमेंट आई थी, उस पर सक्सीड जो किया था यूनैप ने किया था 1987 में। आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। बिल्कुल SST का चैप्टर है, साइंस में तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें साइंस में रखा गया है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इसकी वजह से लिविंग, नॉन लिविंग वगैरह वगैरह सारी। इन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर आर। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है? हमारे किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा? सारी दुनिया जानती है कौन होता है? ग्रीन प्लांट होता है। ग्रीन प्लांट होता है। अगर ब्लू ग्रीन अलगी कहीं पे है तो वो भी हो सकता है, बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी, ये भी हो सकता है। ये लोग हैं जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट अलगी फंजाई, ऑप्शन ए में नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑल ग्रीन प्लांट सर्टेन ब्लू ग्रीन अलगी, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि देखो फंजाई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ वही हो सकता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये बात है कि प्रोड्यूसर वही हो सकता है। प्रोड्यूसर होने के लिए उसे फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है, और फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, तो वो नहीं हो सकता।
ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे बैक्टीरिया में बहुत से हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो वायरस भी आ जाता तो होएगा ही नहीं, डिकम्पोजर ये भी नहीं कह सकते। ग्रासेस वाली केवल ग्रासेस नहीं है, ब्लू ग्रीन अलगी भी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होता है, हमारा राइट आंसर जो होगा बी आंसर होगा। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या करता है, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ओजोन जो हायर लेवल यानी स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन पाया जाता है, ठीक है, किसकी वजह से बना था। देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से बना है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ही उसमें ओजोन होल भी होता है, दोनों काम होता है। बना कैसे, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ही बना है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ही बना है। कैसे, जैसे कि मतलब ऑक्सीजन गैसेज बहुत है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैसेज बहुत है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे पड़ा, यूवी यहाँ पे पड़ता था, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते थे, और ये ऑक्सीजन अब जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इसके साथ कंबाइन होकर वो O3 बनाते हैं। इस तरीके से ओजोन गैस, इसको हम O3 को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। इस तरीके से ओजोन गैस का निर्माण होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है ओजोन गैस प्रोडक्शन में। ओके, तो ओजोन लेयर उसी ने बनाया है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उस धुएं में सबसे बड़ा पोल्यूटेंट कौन है, तो क्या कहोगे, सबसे बड़ा तो SO2 है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसमें सबसे बड़ा जो है, शायद ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, चलो मैं इसे लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ SO2। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, जी जल्दी लगा दो, SO2 कहाँ पे है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, चूज द करेक्ट एस्टिमेट। करेक्ट एस्टिमेट की बात करा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ए की लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, करेक्ट एस्टिमेट लिखना है, प्राइमरी कंज्यूमर आर की लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर अगर जाहिर है लिंक तो करेगा। देखो मैंने बताया था पीछे कि प्रोड्यूसर आता है सबसे पहले, जो फूड चेन होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, इसको खाएगा, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, और फिर सेकेंडरी को टर्सरी खाएगा। इस तरीके से चलेगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर और बाकी के कंज्यूमर में, जब सेकेंडरी या टर्सरी है, सॉरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर में लिंक करने वाली जो चीज़ है वो यही तो है, इसी ने तो लिंक किया है। ठीक है, इसी ने ही तो लिंक किया है, प्राइमरी कंज्यूमर ही क्या होगा, की लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, ये सेंटेंस सही लग रहा है। और दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन, प्रोड्यूसर कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देखो प्रोड्यूसर क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट आता है और इसको प्रोड्यूसर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसका इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज बनाता है, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन करता है, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी जो मौजूदा एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है फ्रॉम हायर टू लोअर, नहीं लोअर लेवल से, मैंने देखा था नीचे से ऊपर जा रहा था तो एनर्जी की जो साइज थी वो छोटी हो रही थी, जिसकी वजह से एनर्जी की पिरामिड बनती है। तो हायर से लोअर नहीं, लोअर से हायर अगर लिखा होता तो ये वाली सेंटेंस सही होता, लेकिन अभी ये गलत है। फूड वेव्स आर रेयर इन नेचुरल इकोसिस्टम। देखो फूड चैन पॉसिबल नहीं है इकोसिस्टम में, लेकिन फूड वेव तो पॉसिबल है, चारों तरफ फूड वेव ही वेव है, तो ये रेयर नहीं, ये भाई मस्ट है कि फूड वेव होगा। ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ये, जिससे हमें इस पर लगाना होगा, यही हमारा राइट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट यही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 10 पे। और क्वेश्चन 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। 2015 की ये सवाल है। देखो आजकल आवर इन्वायरमेंट से सवाल तो वैसे भी बहुत कम आते हैं, पहले ही आया करते थे, जो आए हैं उसको तो डिस्कस करें। कह रहे हैं कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स किसमें नहीं सर, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ
बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी मिला हुआ है। जो ग्रास, फ्लावर और लेदर ये सब गल जाते हैं, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल। ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं गलता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बाकी ये बायोडिग्रेडेबल है, ये गल जाता है। फ्रूट पील्स ये भी गलेगा, केक भी, लाइम जूस भी, ठीक है। केक, वुड, ग्रास ये सब होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ये बी, ठीक है। आंसर राइट आंसर होगा बी। 11 क्वेश्चंस 2015 में ही ये भी आया। मुझे द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड चैन, इनमें से कौन है जो फूड चैन बन सकता है? तो फूड चैन में सबसे पहले कौन आता है? ग्रास आता है, प्रोड्यूसर होगा। ग्रास के बाद बकरी आ जाएगी, गोट, वो खा जाएगी, उसको एक इंसान खा जाएगा, तो एक छोटा सा फूड चैन बन गया। देखो 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल ही जाएगा। ट्रॉपिक लेवल तो तुम्हें मालूम होगा क्या होगा, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड या 3, इसके बाद एक और आ सकता है। 3-4 ही ट्रॉपिक लेवल तक जाता है, उस वो ही अच्छा फूड चैन कहलाता है। तो इस हिसाब से कौन, देखो इसमें ग्रास और वीट, ग्रास को वीट तो खाएगा नहीं, मैंगो उस वीट को नहीं खाएगा, ये तो नहीं होगा। गोट को काऊ तो नहीं खाएगा, ये तो खत्म बात। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ग्रास, गोट, एक ह्यूमन, बस एक ये बनता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, मतलब इतने ही थे, टोटल 11 क्वेश्चन थे जो और एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे 2015 से लेकर 2025 तक। सो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक चैप्टर और बचता है, उस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके साथ एक और चैप्टर है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 9th में, उसको तो हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक क्लास 10th में पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th में भी एक नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों को एक साथ मिला देंगे, क्लास 9 से नेचुरल रिसोर्सेज को और क्लास 10 से मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, दोनों को एक साथ मिला के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके विच, तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।